नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेमिकॉन समिट से। और सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में भारत की चिप लगी हो। ये सपना तो हर भारतीय का है, जिसे पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया में दोहराया। सेमी कंडक्टर का सुपर पावर बनने के लिए भारत लगातार कदम उठा रहा है और लगातार बढ़ते निवेश और बुलंद हौसलों से यह सपना जल्द ही पूरा होगा। चिप डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत कर रहा है और इसका निरंतर विस्तार भी हो रहा है। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत में चिप कभी डाउन नहीं होंगी। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया। और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। तो पीएम मोदी को आपने सुना कि सेमी कंडक्टर में हम कैसे सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहे हैं। और भारत के इस अहम मिशन पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आईईएसए के प्रेसिडेंट अशोक चांडक जी। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि आप किस तरह की डिमांड यहाँ पर देखते हैं इंडिया में, और किस सेक्टर में आपको लग रहा है कि सेमी कंडक्टर की डिमांड ज्यादा यहाँ पर रह सकती है, ऑटो, टेलीकॉम या फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स? देखिए, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका डिमांड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डिमांड ज्यादा है। तो अभी हमने जो आईईएसए ने एक मार्केट रिसर्च किया था, उसके हिसाब से आज की डेट में इंडिया में सेमीकंडक्टर का कंजम्पशन $34 बिलियन है और इसकी तेजी से रफ्तार से बढ़ते हुए 2030 तक $100 बिलियन में तब्दील हो जाएगी। तो ये मेजर 1:3 का ग्रोथ रेट हमें दिख रहा है अगले 6 साल में। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि सेमीकंडक्टर कहाँ पर डिमांड आ रही है, इसमें मेन सेक्टर जो है उसमें एक तो मोबाइल सेक्टर है, जहाँ पर डिमांड काफी है क्योंकि इंडिया में मोबाइल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद में लैपटॉप्स और टीवीज हैं, और ऑटोमोटिव सेक्टर की भी तेजी से रफ्तार से इसमें बढ़ोतरी हो रही है। साथ में अभी आजकल इंडस्ट्रियल डिवाइसेस में भी सेमीकंडक्टर का कंजम्पशन काफी बढ़ गया है, और डिफेंस और एरोस्पेस का थोड़ा सा रहता है, बट दैट डिमांड इज क्वाइट लेस। तो कंसिडरिंग अगर ये टोटल डिमांड अगर मैं देखूं तो करीबन 40 से 45% मोबाइल सेक्टर से आती है। उसके बाद में 20% उसमें लैपटॉप कंप्यूटिंग सेक्टर से आती है, 20% कंज्यूमर सेक्टर में आती है, और अराउंड 18 to 20% ऑटोमोटिव सेक्टर से डिमांड आती है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, और जिस तरह से आप एक समय शॉर्टेज की स्थिति बनी थी और पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया हुआ था। अशोक जी, अब मेरा सवाल होगा, इससे भारत ने काफी लेसन भी लिया उस डिसरप्शन से। क्या लग रहा है, क्या उसे सीख मिली, और कैसे हम एक रिजिलियंट सप्लाई चेन बिल्ड यहां से कर सकते हैं? अशोक जी, एक ये सप्लाई चेन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और अभी जो ये सेमिकॉन का कॉन्फ्रेंस हुआ और कल हमारी ऑनरेबल मिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ में जो इंडस्ट्री का राउंड टेबल हुआ, उसमें यही टॉपिक था कि इंडिया को हम ग्लोबल सप्लाई चेन में कैसे पोजीशन कर सकते हैं। अभी इंडिया के लिए 5 प्लांट का अभी अप्रूवल हो चुका है। 1.5 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको दर्शकों को पता है, वो सारे आईईएसए के मेंबर कंपनीज हैं, और अभी कई प्रपोजल पाइपलाइन में है। तो ये एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनना जरूरी है। और उसमें भी दूसरी जो बात हुई, जो हमारे ग्लोबल लीडर्स आए
कल भी मीटिंग हुआ, आज भी डिस्कशन हुआ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के इनॉग्रेशन सेशन में भी हमारे एसोसिएशन के 4 लीडर स्टेज पर थे। उन्होंने यही बताया कि ये जो डिमांड चल रही है इसमें हमें पूरा एंड टू एंड देखना पड़ेगा। सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के से काम नहीं होता है, उसके लिए एंड टू एंड मतलब डिजाइन होगा, आईपीआर जनरेशन होगा, केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है, गैसेस लगते हैं इसमें, असेंबली टेस्ट होता है और फिर फाइनल में मैन्युफैक्चरिंग वो वेयर हाउस होता है। तो जो नया अभी देखने का दृष्टिकोण है वो सिर्फ वेफर फैब और असेंबली की तरफ नहीं है, पर पूरा एंड टू एंड सिस्टम को टैकल करने के लिए है। तभी पूरा ये रेजिलियंट सप्लाई चेन बनता है। और उसके साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो बिजनेस है सेमीकंडक्टर का, ये ग्लोबल बिजनेस होता है। इसमें आप पर्टिकुलर एक कंट्री के डिमांड से या एक प्रोडक्ट की डिमांड से प्लांट नहीं चला सकते। तो हमारे यहाँ जो भी प्लांट बन रहे हैं वो भी ग्लोबल मार्केट प्लेस की तरफ देखेंगे। ग्लोबल मार्केट $1 ट्रिलियन हो जाएगा बाय 2030 और 2031 अराउंड दैट। और उसके साथ में जो डिमांड है, मतलब इंडिया में जो भी प्लांट बन रहे हैं वो सब ग्लोबल को भी सप्लाई करेंगे। इस तरीके से एक ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेज होगा और हमारा एक रेजिलियंट सप्लाई चेन बनेगा जिसमें हम पूरा एंड टू एंड काम करेंगे। एक्सपोर्ट करने पर भी हमारा फोकस है, लेकिन आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और पूरे सेमी कंडक्टर जो एसोसिएशन है उसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अशोक जी, मेरा एक सवाल ये होगा, भारत सरकार की जो पीएलआई स्कीम है वो अब तक कितनी इफेक्टिव रही है, कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, उस स्कीम की वजह से कितने निवेशक आए हैं सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में? क्योंकि हम रोज जब न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो रोज अब उस तरह की खबरें आपके पास आती है कि सेमी कंडक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है। अब दूसरा मेरा इससे कनेक्टेड एक सवाल ये होगा कि हम शुरुआत से अभी तक इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन क्या अब हमारे पास फुल फ्लेज सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा क्या, अशोक जी? हाँ, तो मैं दोनों सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बना हुआ है वो बहुत इफेक्टिव रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी ने जिस तरीके से पॉलिसीज बनाई, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस बनाया, जो इंसेंटिव मैकेनिज्म बनाया, उसका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी वजह से ही हमें 5 बड़े बड़े प्लांट इंडिया में आ गए। दूसरी बात, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले जब हम बात करते थे सेमीकंडक्टर प्लांट की, तो इंडिया की जो कंपनीज थी, इंडिया के जो इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है, किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया था। आज देखिए टाटा ने बहुत बड़ा दांव लगाया, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके साथ में केन्स टेक्नोलॉजीज इंडियन कंपनी है, एचसीएल बात कर रहा है। अभी खबर लगी है पिछले हफ्ते में टावर सेमीकंडक्टर अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में एक प्लांट लगाने की तैयारी में लगे हैं। तो आप देखेंगे कि इसका पॉलिसी का बड़ा इफेक्ट है। और ये आईएसएम जो हम बोलते हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो इंसेंटिव पीएलआई स्कीम बनी है, उसका बहुत बड़ा योगदान है कि हमें इतने बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अभी ये तो बड़ा अमाउंट से मोरलेस खत्म होते आ गया है। अभी तो हम गवर्नमेंट से उम्मीद ये कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला आईएसएम 2.0 डिक्लेयर करे और एंड टू एंड इकोसिस्टम के लिए इंसेंटिव मैकेनिज्म बनाए, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रपोजल टेबल पर है। और ये जो आज का इवेंट हो रहा है जिसमें करीबन 600 से एग्जीबिटर लगे हुए हैं यहाँ पर में, 100 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आई है अपने प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन लेकर, तो अभी काफी इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाएगा। और बड़े बड़े सीईओ आए हैं तो इसमें इंटरेस्ट बनेगा। मुझे दिखता है कि अगले 5-10 साल में हमें बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज यहाँ पर सेटअप होंगी मैन्युफैक्चरिंग की, और एंड टू एंड सिस्टम बनेगा। मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनेंगे। हम ये भी बोल रहे हैं कि वैल्यू एडिशन बनाना जरूरी है। दैट मीन्स इंडिया का प्रोडक्ट डिजाइन होना चाहिए, इंडिया के आईपीआर डेवलप होने चाहिए, और केमिकल गैसेस और बाकी मटेरियल का भी यहाँ पर योगदान रहे। तो अगले 5-10 साल में इसका काफी हमें योगदान देखने को मिलेगा। ओके, हालांकि मैं इसी पे सवाल पूछने वाला था अगला, लेकिन आपने कुछ उसके हाइलाइट्स दे ही दिए कि किस तरह के प्रोग्रेस की रिपोर्ट आ रही है ये सेमीकॉन मिशन से। अब अगला मेरा सवाल होगा सर, एआई और 5G, ये जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबली पूरे इंडस्ट्री को काफ़ी ड्राइव कर रही है। किस तरह से इंडियन सेमी कंडक्टर जो इंडस्ट्री है कैसे अपने आप को पोजीशन करेगी और कैसे इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सकती है, अशोक जी? देखिए 5G और 4G कम्युनिकेशन की अगर आप बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इंडिया ऑलरेडी काफी काम कर रहा है। अब जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ये ऑलरेडी 4G बेस स्टेशन और इक्विपमेंट बना रहा है, आगे 5G भी बनेगा। आप रिलायंस को देख लीजिए, उन्होंने भी 5G का टेक्नोलॉजी इंडिया में विकसित किया है, तो वो भी डिप्लॉय होगा इंडिया में। तो 5G के क्षेत्र में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। अब उसके लिए जो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है उसका थोड़ा समय लगेगा इसमें, क्योंकि ये जो इसमें सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट है इसका ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। इसमें 10 नैनोमीटर से कम नोड की टेक्नोलॉजी लगती है। उसके प्लांट बनने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि प्लांट का गेस्टेशन पीरियड
3 से 4 साल का होता है, तो उसका थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो 5G इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम डेवलपमेंट है, वो इंडिया में काफी हो रहे हैं। उसके रिक्वायरमेंट जो रहेगी सेमीकंडक्टर, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उसमें जो मेमोरी रिक्वायरमेंट रहती है 5G और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोन ने ऑलरेडी प्लांट सेटअप कर दिया है और वो मेमोरी का असेंबली प्लांट चालू करेंगे यहाँ पर। तो 2 साल में मैं देखता हूँ कि वो उसमें रिक्वायरमेंट का फुलफिल कर पाएंगे। तो हम डेफिनेटली AI और 5G का कुछ हद तक रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल करेंगे। जो मेन कोर कंपोनेंट है उसमें समय लगेगा, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट है उसमें काफी कंपोनेंट लगते हैं। उसमें जैसे 14, 28, 45 नैनोमीटर के भी कंपोनेंट लगते हैं 5G में। सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बनते हैं उसमें पावर डिवाइसेस, पावर सप्लाई मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, इसके लिए भी 45, 90 नैनोमीटर के भी डिवाइसेस लगते हैं, पावर डिवाइसेस लगते हैं, क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। वो सब इंडिया में बनेगा। उसके ऑलरेडी प्लान के अनाउंसमेंट हो चुके हैं पावर डिवाइसेस के। ओके तो पार्शियली मैं कहूंगा उसका फुलफिल होगा इंडिया से, पूरा नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा ओके पूरा होने को, पार्शियली ओके जरूर होगा। ओके अशोक जी, आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आपकी हिंदी भी काफ़ी अच्छी है। आमतौर पे देखा जाता है जब टेक्नोलॉजी सेक्टर से आप आते हैं तो हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आप टीवी के हिसाब से, टीवी की भाषा में, कम शब्दों में और नई नई चीज़ें समझा रहे हैं। हालांकि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में वक्त तो लगता ही है, 5 से 10 साल ज़रूर लगेगा, लेकिन हम ग्लोबल लीडर हो सकते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। सर, अब आखिरी सवाल अशोक जी मेरा ये होगा कि डिज़ाइन और R&D पे फोकस को लेकर किस तरह के एफर्ट्स हम सेमी कंडक्टर के डिज़ाइन पर, R&D कैपेबिलिटीज़ को देश में बिल्ड करने पर हम लगा रहे हैं, और कैसे हम नए टैलेंट को नर्चर कर सकते हैं, कैसे उसे डेवलप कर सकते हैं देश में? इसमें देखिए 2 इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और ये भी एक हमारा एक फोकस एरिया है। हम यही बता रहे हैं सरकार को और इंडस्ट्री को कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें इकोनॉमिक वैल्यू कहाँ है, प्रॉफिट्स कहाँ है, वो सब R&D, डिजाइन और IPR में। आज की डेट में वो इंडिया में अगर नहीं है, तो हम इंडिया का जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो सब बाहर जा रहा है। तो R&D पे फोकस है, डिजाइन पे फोकस है। तो डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऑलरेडी MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT से ऑलरेडी रोल आउट हो चुकी है, उसका प्रमोशन चल रहा है। ऑलरेडी 17 कंपनियों को इसका बेनिफिट मिल रहा है DLI स्कीम से। और अभी हमने रिसेंटली लास्ट वीक ही और एक वर्कशॉप किया था बेंगलोर में, 50 स्टार्टअप उसको अटेंड किए। उसमें MeitY के ऑफिशियल्स आए थे, CDI के ऑफिशियल्स आए थे। सबको बताया गया कि डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये प्रोग्रेस हो रहा है। ये डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो पहली बार बना है, इसमें जो भी इंप्रूवमेंट आइडियाज थे वो सब हमने MeitY को, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT को फीडबैक दे दिया है। तो उसका भी अपडेशन होगा, उसका इंप्रूवमेंट होगा, इससे कि पॉलिसी थोड़ा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये प्रोग्रेस हो रहा है। दूसरी बात R&D, तो R&D का भी हम जोर लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब तक के प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बनेगा, मतलब R&D से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रहेगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया में नहीं टिकेगी, वो बाहर जाएगी। तो उसका काम चल रहा है। पिछले बजट में भी एक घोषणा हुई थी कि 100,000 करोड़ रुपीस का R&D बजट अनाउंस किया गया टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। उसमें काफी सारा पैसा मेरी उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मिलेगा, जिसमें R&D का काम होगा। और ISA जो हमारा एसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, हमारी मेंबर कंपनीज को मिलके हम इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट का एक हमने इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत हम R&D, दैट इज इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड R&D, ये प्रोग्राम चालू कर दिया है, जिससे हमारे इंडस्ट्री के लोग अपना फंडिंग करेंगे R&D करने के लिए, और उसके R&D IPR से इंडिया में प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और वो रोल आउट होंगे। ये काम चल रहा है। दूसरा, स्किलिंग की बात की आपने, टैलेंट डेवलपमेंट। देखिए, इंडिया में कभी मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का नहीं था, तो उतना हमारे पास आज टैलेंट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। डिजाइन के लिए हमारे पास बहुत टैलेंट है। डिजाइन में तो 20% वर्ल्ड के जो चिप डिजाइन इंजीनियर है वो इंडियंस है और इंडिया में है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भले ग्लोबल कंपनी के लिए काम करते हो, लेकिन उनके पास कॉम्पिटेंस है। तो डिजाइन के लिए कोई चिंता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का चैलेंज है, उसके लिए काम चल रहा है। जैसे आज सेमिकॉन इंडिया में भी वर्कफोर्स डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव लिया गया, और हम भी ISA काम कर रहे हैं कि सिंगापुर और मलेशिया से जो हमारे इनिशिएटिव्स है, कुछ MOUs है, उसके तहत हम ये ट्रेनिंग का काम चालू करेंगे, वर्कफोर्स डेवलपमेंट होगा। और जो हमारे इंडिया में 8 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं हर साल, उनको भी हम एक कोर्स करिकुलम बना के दे रहे हैं, जिससे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर के लिए जो टैलेंट और स्किलिंग लगेगा उसका काम किया जाएगा। तो इस दिशा में ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हमें रैंप अप करना है और प्लांट लगवाना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए टैलेंट डेवलप करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सरकार भी इस बात को प्रतिबद्ध है, और उन्होंने इस बात के लिए हमें कुछ इंसेंटिव भी दिए है। और आप जानते हो कि इस साल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो घोषणा की थी, उसमें भी कुछ स्किलिंग के लिए और इंटर्नशिप के लिए उन्होंने फंडिंग डिसाइड किया है।
बट ये इंडस्ट्री को भी इसमें योगदान देना होगा। ओके। हम हर चीज को सरकार से पैसा नहीं मांग सकते। जी जी इंडस्ट्री को भी आगे आना होगा और ये जी। काम करना होगा। ओके, बिल्कुल। इस तरह की इंडस्ट्री बना रहे तो आपको टैलेंट को तो यहाँ पर लाना ही होगा, और यहाँ पर ही आपको करिकुलम में अगर शामिल करते हैं तो नए टैलेंट भी आएंगे। शुक्रिया अशोक चाणक्य जी। सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन रह गया, लेकिन ये जरूर एक लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भले ही वक्त लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, लेकिन हम सेमीकंडक्टर में यहाँ पर सुपर पावर बनेंगे। और जिस तरह के ग्लोबल पार्टनरशिप हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जिस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस हिंदुस्तान की तरफ से दिखाई दे रही है, और स्किल डेवलपमेंट पे काम चल रहा है, एक पूरा विजन पीएम का दिख रहा है, और उस पर और इंडस्ट्री का भी उसमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में जिन्हों हमने इस शो का नाम दिया था, इस सेगमेंट का नाम दिया था कि सेमीकंडक्टर में बनेंगे सुपर पावर, डेफिनेटली वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। शुक्रिया अशोक जी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब बाजार की बातें करेंगे, कुछ और पॉलिटिकल खबरें लेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। और अब बढ़ते हैं बाजार की खबर की ओर। बाजार की लगातार 2 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लगता दिखा। निफ्टी ऊपर से करीब 200 अंक गिरकर 25,000 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी दिन की ऊंचाई से 400 अंक फिसल गया है। लेकिन बाजार की पूरी चाल क्या रही, हमारे सहयोगी अंश बता रहे हैं। तो निफ्टी में 2 सेशन की बढ़ोतरी के बाद हमें आज लाल निशान नजर आया, लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी 20 डीएमए के आसपास अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये 20 डीएमए कुछ 24,920 लेवल के पास का है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जो ब्रेंट क्रूड में करेक्शन हुआ उसकी वजह से आज पेंट स्टॉक्स में अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आया, जैसे कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स हो गया, क्योंकि इनका कुछ 40% रॉ मटेरियल ऑयल और ऑयल डेरिवेटिव्स के वजह से होता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स में होता हुआ नजर आया, जैसे कि ONGC हुआ और इंडियन ऑयल हुआ, क्योंकि अगर क्रूड गिरता है तो उनके अर्निंग्स भी गिरते हैं। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी FMCG इकलौता मेजर सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आ रहा है जो हरे निशान में क्लोज हुआ। इसके टॉप गेनर्स में हमें वरुण बेवरेजेस और यूनाइटेड स्पिरिट्स नजर आता है। अब अगर सेक्टोरल लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी PSU बैंक टॉप सेक्टोरल लूजर के तौर पे नजर आता है, जो कि 4 सेशन से लगातार बिकवाली में नजर आ रहा है। इसके साथ साथ निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी बैंक भी हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स सेशन रहा है, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक 20 डीएमए पे अच्छा सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो एक सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन बाजार की अगर पूरी चाल अगर पूरे दिन की देखें तो आज मिला जुला कारोबार होता दिखा, जैसा अंश बता रहे थे। लेकिन चलिए एक और खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी शरद भी बता रहे हैं कि किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। आइए उनसे सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे दिन के ट्रेड में मैं 5 अहम थीम्स या स्टॉक लेके आता हूं जहां पे एक्शन भरपूर देखने मिलता है। सबसे पहले बात करूं तो एविएशन स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स और जो भी क्रूड डेरिवेटिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनमें आज एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली। स्पेशली पेंट स्टॉक्स जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स में अच्छी वॉल्यूम्स आई। ब्रेंट क्रूड जो है $70 प्रति बैरल के नीचे आ गया, ये ऑलमोस्ट 33 मंथ लो लेवल्स पे देखने मिला है। ऑफ कोर्स म्यूटेड डिमांड चाइना से और ओपेक की प्रोडक्शन कट्स का भी एक्सपेक्टेशंस है, बट इसके कारण जो है जो बेनिफिट आया है आपके पेंट कंपनीज को आया, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव इनका रॉ मटेरियल रहता है और 30 से 40% की डिपेंडेंसी क्रूड में देखने मिलती है। ये सीएट की बात करें टायर स्टॉक्स में तो ऑफकोर्स ये बेनिफिशियरी तो क्रूड के गिरावट में ज़रूर है, लेकिन कंपनी की एक और अनाउंसमेंट आई है। यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन ट्रक, बस, रेडियल के जो सेगमेंट है वहाँ पे तमिलनाडु में इन्होंने शुरू कर दी है और एक्सपेक्ट करें कि 1500 टायर प्रतिदिन का जो कैपेसिटी अगले 12 महीने में ये अचीव कर सकते हैं। वही फार्मा स्पेस से औरोबिंदो फार्मा फोकस में रहेगा, जहाँ पे उनकी नई इंजेक्टेबल फैसिलिटी यूजिलिया स्टेराइल्स को अप्रूवल आ गई है पहली प्रोडक्ट की US FDA द्वारा। टेक्निकली एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। टाटा मोटर्स दिन के ट्रेड में जो है 5 से 6% का भारी गिरावट आया था। BMW ऑफकोर्स ओवरनाइट जो है अपनी गाइडेंस गिराए थे, और स्पेशली चाइना मार्केट को लेकर टाटा मोटर्स की बात करें तो इनके JLR का जो मार्केट है वहाँ पे अच्छी एक्सपोजर चाइना में भी है। लेकिन UBS की भी रिपोर्ट आई, मेंटेन सेल रखा है, टारगेट प्राइस 825 रुपये प्रति शेयर पे रखा है, और 2-3 बात पे जो है उन्होंने जो है आपत्ति जनाई है। सबसे पहला कि रेंज रोवर की जो स्पोर्ट्स एडिशन है वहाँ पे बड़े डिस्काउंट्स देखने मिले हैं, और जो ग्रोथ आ रहे थे आने वाले सालों में
वो थोड़ी मॉडरेट हो सकती है। उसके अलावा कुछ बड़े लॉन्चेस जो है हाइब्रिड आइस सेगमेंट में अनाउंस नहीं किए गए हैं वित्त साल 2026 में भी, तो ये सारे पॉइंट्स के कारण भी जो है स्टॉक में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई। आखिरी स्टॉक रहेगा डिक्सन टेक, CLSA की रिपोर्ट आई, मेंटेन होल्ड रखा, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया 11,400 से 12,100 रुपये प्रति शेयर का। और आगे जाते हुए मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक में भी स्ट्रेंथ है, तो एक बुलिश नज़रिया CLSA का बना है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज हमने देखा कि आज बहुत मूवमेंट आई, वॉल्यूम्स देखने मिला, और यही हमारे 5 का 5 के लिस्ट में शामिल है। ओके, तो आपको सर बता रहे थे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे खबरों के दम पर ज़बरदस्त एक्शन आज देखने को मिला है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि कनेक्टिविटी और रेलवे सफ़र को आरामदेह बनाने के लिए पीएम मोदी देश के अलग अलग राज्यों के लिए 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। भारतीय रेलवे और रेल मुसाफिरों से जुड़ी हुई अहम खबर, प्रधानमंत्री मोदी एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो 15 सितंबर को जमशेदपुर झारखंड में एक बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि रेल कनेक्टिविटी में काफ़ी इजाफा करेगी। ये जो 10 वंदे भारत ट्रेन है वो देश के अहम रूट पर दौड़ेगी, जैसे कि गया हावड़ा, आगरा कैंट, बनारस, पुणे हुबली, ऐसे करीब 10 इंपॉर्टेंट रूट है जहां पे इन वंदे भारत ट्रेन की कमर्शियल सर्विस जल्द शुरू होगी। जाहिर है इससे प्रमुख राज्यों को रेल नेटवर्क के लिहाज से, रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी फायदा होगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी में काफ़ी हद तक सुधार और विस्तार होगा। यही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 15 तारीख को ही एक 20 कोच की लंबी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो 20 कोच की वंदे भारत ट्रेन होगी ये नई दिल्ली बनारस के बीच चलेगी, जो कि इस रूट पे जो ज़बरदस्त डिमांड है उसको काफ़ी हद तक पूरा कर पाने में सफल साबित होगी। तो वंदे भारत ट्रेन में इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी रेलवे की तरफ से की जा रही है। लेकिन जितनी ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलेंगे उसका एक बड़ा फायदा IRCTC को भी होगा, क्योंकि ये जो रिजर्व टिकटिंग के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट करती है IRCTC, उसके बेस में भी बढ़ोतरी होगी। कैटरिंग के जरिए जो रेवेन्यू है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल अगर स्थिति देखें तो 54 वंदे भारत ट्रेन इस वक्त पटरियों पर चल रही है। 11 और वंदे भारत ट्रेन के जुड़ने से जो वंदे भारत ट्रेन का जो नेटवर्क है उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर वंदे भारत का जो विस्तार है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और देश भर में इसकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। अगर आपने फॉल्स हेल्थ क्लेम किए हैं तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनियां आप पर लाइफ टाइम बैन लगा दे। ऐसा ही एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानते हैं अपने सहयोगी अनुराग शाह से। अगर आप गलत इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं, गलत हेल्थ मेडिक्लेम जो है फर्जी तरीके से लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर FIR फाइल कर सकती है। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति ने 150 इंश्योरेंस की पॉलिसी ली अपने परिवार के साथ। 150 पॉलिसी 14 अलग अलग कंपनियों से ली गई और उसका क्लेम भी लिया गया। इंश्योरेंस कंपनियां जब 2 साल बाद एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रही थी अपनी काउंसिल के जरिए, तब उनके सामने ये जानकारी आई और उन्होंने जब जांच की तो पता चला कि जो अलग अलग कंपनियों से क्लेम लिया गया है उसमें जो ट्रीटमेंट है वो भी एक जैसा ही है। यानी एक ही व्यक्ति एक ही बीमारी के लिए अलग हॉस्पिटल में एक ही वक्त पे दाखिल हुआ और डिस्चार्ज का वक्त भी एक जैसा ही था। यानी हॉस्पिटल्स की भी मिली भगत रही इस पूरी प्रक्रिया के अंदर। तो अब इंश्योरेंस कंपनी जो है इस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज करने जा रही है। इसके अलावा इस व्यक्ति और इसके परिवार के लोगों को आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा इंश्योरेंस की किसी भी तरह की पॉलिसी लेने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि जो गलत क्लेम है उन पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है, उसमें मेडिकल इन्फ्लेशन एक बड़ी वजह है, लेकिन फर्जी जो इंश्योरेंस क्लेम है उसका भी योगदान है। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक कुल क्लेम में से 15 से 20% जो क्लेम होते हैं वो फर्जी क्लेम होते हैं और उस वजह से दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि आखिर में इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे लोग प्रीमियम देते हैं और कुछ लोग क्लेम लेते हैं। तो अगर क्लेम आउटगो बढ़ेगा तो उन्हें प्रीमियम भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया अनुराग पूरी डिटेल्स बताने के लिए। चलिए स्वदेश खबर को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी फटाफट, जहां पर फटाफट अंदाज में कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे।